विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। 8 विधानसभाओं को कवर करने वाले पीएम मोदी के इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अंतिम समय के आखिरी वक्त के एजेंडे सेट हो रहे हैं। जैसा शुक्रवार को हुआ जब पीएम मोदी ने फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस से सचेत रहने की बात कहते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ऐसे संगठनों से साठगांठ के आरोप लगाए। वैसे भी केरल और बेंगलुरु दोनों ही राज्यों में आईएसआईएस और पीएफआई का नेटवर्क सक्रिय रहा है। मोदी ने इसी तरफ इशारा करते हुए देश और राज्य की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। कर्नाटक के मैदान में क्या मुद्दा 2024 की जंग का भी तय हो रहा है? क्या कर्नाटक का मंच 24 की जंग का रंग और राजनीति का राग दोनों तय करेगा? क्या मुकाबला तुष्टीकरण के फेर में आतंकी धारा से मेल बनाम असली खेल का होगा? जो भी हो, पर ये एक बात तो तय लगती है कि सिर्फ 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव की रणनीति ही नहीं, बल्कि 2024 की राजनीति में एक अहम केंद्र बन चुकी है द केरल स्टोरी, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी चुनावी मंच से कर्नाटक की एक रैली में किया। मैं ये देखकर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटका की रक्षा कर सकती है? कर्नाटका की रक्षा कांग्रेस कर सकती है? कर्नाटका के नागरिकों की रक्षा कर सकती है? चुनावी एजेंडा अपनी जगह, लेकिन जिस मुद्दे का जिक्र पीएम मोदी ने कर्नाटक में चुनावी मंच से किया, वो मुद्दा बेहद संगीन रहा, क्योंकि केरल और बेंगलुरु में कट्टरपंथी संगठनों के तार आईएसआईएस से जुड़े होने की बात कई बार सामने आ चुकी है। बीजेपी यह आरोप कांग्रेस पर लगाती रही कि कांग्रेस शासन के दौरान बैन कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और उसकी पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई की पैठ कर्नाटक में बढ़ी है। तो वहीं एनआईए केरल से आईसिस को ज्वाइन करने के लिए सीरिया, यमन, अफगानिस्तान जाने वालों के मामलों की जांच कर चुकी है। फरवरी 2022 में केरल के आईसिस मॉड्यूल पर चार्जशीट दाखिल की गई। 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोपियों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। केरल में आईसिस मॉड्यूल के लोग लोगों को कट्टर बनाते थे, जिहाद के नाम पर बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। केरल के आईसिस मॉड्यूल पर एनआईए फरवरी 2022 में चार्जशीट फाइल कर चुकी है, जिसमें 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। इनमें कई महिलाएं हैं। एनआईए ने चार्जशीट में बताया कि केरल में आईसिस मॉड्यूल के लोग लोगों को कट्टर बनाकर जिहाद के नाम पर उन जगहों पर भेजते थे जहां आईसिस पहले से एक्टिव है। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ
खड़ी हुई नजर आ रही है। जाहिर है ये वो मुद्दा है जो सीधे तौर पर न सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ता है बल्कि लव जिहाद के उस मुद्दे की गंभीरता की तरफ भी इशारा करता है जो वास्तव में देश की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस अपनी सियासी पैतरेबाजी से इस मुद्दे को हवाई बताती रही हैं। यही नहीं, कपिल सिब्बल और जमीयत उलेमाए हिंद तक फिल्म को रुकवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट से टका सा जवाब मिला। बहरहाल चाहे जो भी हो, एक बात से इनकार नहीं कि सिर्फ केरल ही नहीं, कर्नाटक तक में आईसिस मॉड्यूल ने कट्टरपंथी संगठनों के जरिए अपनी पैठ मजबूत की है। एनआईए बेंगलुरु में आईसिस नेटवर्क को पहले ध्वस्त कर चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में हुए कोयंबटूर ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 3 राज्यों में छापेमारी की, जिसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 60 ठिकाने शामिल थे। इस ब्लास्ट का आईसिस कनेक्शन भी एनआईए को मिला था। वोट बैंक के फेर में कट्टरपंथी गुटों से मेल का आरोप लगाते हुए बीजेपी हमेशा से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है। कर्नाटक के रण में भी पीएम मोदी ने ऐसे ही सियासी गठजोड़ की तरफ इशारा करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल जिस पिच पर पीएम मोदी ने चुनावी बैटिंग शुरू की, उस पिच पर कांग्रेस के लिए कहने सुनने को बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि एंटी टेररिज्म एक्टिविटी और राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी का रिपोर्ट कार्ड कहीं ज्यादा दमदार रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस को कट्टरपंथी संगठनों से हाथ मिलाना उसे बैकफुट पर डालता है। रही सही कसर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने के चुनावी वादे ने पूरी कर दी। कांग्रेस कर्नाटका में शांति की दुश्मन है। कांग्रेस विकास की भी दुश्मन है। जब कांग्रेस होती है, वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला। वहीं द केरल स्टोरी के जरिए सामने आए सच से बौखलाए कट्टरपंथी संगठनों का फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन भी दिखने लगा। चेन्नई में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों ने थिएटर के बाहर प्रदर्शन किया और मजहबी नारे लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने फिल्म के पोस्टर फाड़े और तोड़फोड़ करने की कोशिश की। तो क्या ऐसे संगठनों को दिक्कत उस सच से है जिसका जिक्र पीएम मोदी ने मंच से किया? मजे की बात यह कि अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंढोरा पीटने वाली कांग्रेस ऐसे विरोध प्रदर्शनों पर चुप्पी साध लेती है। तो क्या सत्ता में आने पर बजरंग दल को बैन करने के अपने चुनावी वादे और कट्टरपंथी संगठनों से साठगांठ के आरोपों पर कांग्रेस तर्क से कमजोर पड़ गई? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पीएफआई से बजरंग दल की तुलना का कोई भी तार्किक जवाब फिलहाल कांग्रेस की तरफ से नहीं आया, बल्कि इसके बदले में कांग्रेस ताबड़तोड़ हनुमान प्रेम को दिखाने और हनुमान प्रेम को जताने में लगी है। जो भी हो, एक बात दिख रही है जो बिल्कुल साफ है कि रण क्षेत्र भले ही कर्नाटक का हो, पर मुद्दे वो कसे जा रहे हैं जो 2024 की जमीन पर एक बड़ा चक्रव्यूह रच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।